2029 का आम चुनाव भारतीय राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इसका कारण बहुत सीधा है। देश में इस समय एक बड़ा जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है और कई पुराने दिग्गजों की जगह अब नए चेहरे फ्रंट सीट पर आ रहे हैं। सोशल मीडिया, डेटा माइनिंग और सीधे यूथ कनेक्ट के इस दौर में अब सिर्फ खोखले बातों से काम नहीं चलता। आज हम बिना किसी बड़ा चढ़ाकर की गई बात के सीधे फैक्ट्स व जमीनी हकीकत के आधार पर उन 10 युवा नेताओं का विश्लेषण करेंगे जो 2029 के चुनाव के समीकरणों को तय करने वाले हैं। इस लिस्ट को उनके वास्तविक राजनीतिक प्रभाव, वोट बैंक और हालिया प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर आते हैं गौरव गोगोई जी। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई जी असम से आते हैं और वर्तमान में लोकसभा में पार्टी के उपनेता हैं। टीवी डिबेट्स और संसद के हल्ले गुल्ले के बीच उनकी राजनीति काफी अलग दिखाई देती है। वे बिना चीखे चिल्लाए सीधे सरकारी आंकड़ों और नीतियों पर बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी के बेटे होने के बावजूद उन्होंने संसद में अपनी मेहनत से एक स्वतंत्र पहचान बनाई है। पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट के मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर तार्किक रूप से रखने में उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। आज के दौर में जहां राजनीति काफी आक्रामक हो चुकी है, वहां गौरव गोगोई जी का शांत और पढ़ा लिखा अंदाज गंभीर मतदाताओं को काफी प्रभावित करता है। 2029 के चुनाव में पूर्वोत्तर की सीटों पर विपक्षी गठबंधन की रणनीति में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पूर्वोत्तर की शांत राजनीति से अब सीधे चलते हैं उस राज्य की तरफ जहां की राजनीति पिछले कुछ सालों में देश की सबसे उलझी हुई पहेली बन चुकी है। नंबर 9 पर आते हैं आदित्य ठाकरे जी। शिवसेना यूबीटी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे जी महाराष्ट्र की राजनीति का एक प्रमुख युवा चेहरा है। जब उनकी पार्टी में बड़ा विभाजन हुआ, तब संगठन को जमीनी स्तर पर रीबिल्ड करने की बड़ी जिम्मेदारी उन पर आई। आदित्य ठाकरे जी की राजनीति का तरीका पारंपरिक नेताओं से थोड़ा अलग है। वे मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरी इलाकों में पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर ज्यादा फोकस करते हैं। बरेली विधानसभा सीट से विधायक के रूप में उन्होंने शहरी युवाओं के बीच अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। महाराष्ट्र जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से जटिल राज्य में जहां 48 लोकसभा सीटें हैं, 2029 के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के भीतर युवाओं को जोड़ने का मुख्य दारोमदार आदित्य ठाकरे जी के कंधों पर ही रहने वाला है। शहरी मुद्दों पर काम करने वाले नेताओं की बात हो रही है, तो अब चलते हैं सीधे देश की केंद्रीय सरकार के गलियारों में, जहां एक युवा नेता देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक को संभाल रहा है। नंबर 8 पर आते हैं राम मोहन नायडू जी। तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू जी वर्तमान में देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से लगातार चुनाव जीतने वाले राम मोहन नायडू जी केंद्र सरकार के सबसे युवा कैबिनेट मंत्रियों में से एक हैं। उनके पास राजनीति का अच्छा प्रशासनिक अनुभव है और संसद में उनकी उपस्थिति हमेशा काफी सक्रिय रही है। अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु पर उनकी समान पकड़ है, जिससे वे दक्षिण के साथ साथ उत्तर भारत के नेताओं से भी आसानी से संवाद कर लेते हैं। एक केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका कामकाज और उनकी साफ सुथरी छवि उन्हें अपनी पार्टी का भविष्य बनाती है। 2029 के आम चुनाव में जब आंध्र प्रदेश और केंद्र की राजनीति के बीच संतुलन बनाने की बात आएगी, तब राम मोहन नायडू जी की भूमिका बहुत बड़ी होगी। केंद्रीय कैबिनेट के इस चेहरे के बाद अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति के उस रणनीतिकार की, जो अपनी पार्टी के लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर संकट मोचक का काम करता है। नंबर 7 पर आते हैं राघव चड्ढा जी। अप्रैल 2026 में देश ने एक बहुत बड़ा सियासी भूचाल देखा, जब राज्यसभा के 2/3 आप सांसदों के साथ राघव चड्ढा जी ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और संसद के सबसे युवा चेहरों में से एक राघव चड्ढा जी अब बीजेपी की राजनीति का एक नया और आधुनिक हिस्सा बन चुके हैं। उनके इस कदम ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक की सियासत को पूरी तरह से रीशेप कर दिया है। पढ़े लिखे और अर्बन युवाओं के बीच उनकी जो मजबूत पकड़ है, उसका सीधा फायदा अब बीजेपी को मिलने जा रहा है। विरोधियों के किलों में सेंध लगाने की उनकी रणनीति अब बीजेपी के थिंक टैंक का हिस्सा है। 2029 के आम चुनाव में पंजाब और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की चुनावी गोटियां सेट करने में राघव चड्ढा जी की भूमिका अब बिल्कुल नए और बड़े रूप में देखने को मिलेगी।
नंबर 6 पर आते हैं तेजस्वी सूर्या जी। बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे अपनी पार्टी की कोर दक्षिणपंथी विचारधारा के सबसे प्रखर और आक्रामक वक्ताओं में गिने जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग और रीच बहुत बड़ी है, विशेषकर उन युवाओं के बीच जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति का समर्थन करते हैं। तेजस्वी सूर्या जी की ताकत उनका आक्रामक भाषण और युवाओं को संगठित करने की क्षमता है। कर्नाटक की राजनीति में तो उनका प्रभाव है ही, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी के युवा विंग को लीड करने के कारण वे पूरे देश के कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ चुके हैं। 2029 के आम चुनाव में जब बीजेपी को अपने युवा वोटर्स को आक्रामक तरीके से पोलराइज करना होगा, तब तेजस्वी सूर्या जी प्रचार के मुख्य चेहरों में शामिल होंगे। दक्षिण की इस आक्रामक राजनीति से अब सीधे चलते हैं देश के पूर्वी हिस्से यानी पश्चिम बंगाल में, जहां एक युवा नेता अपनी पूरी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा चला रहा है। नंबर 5 पर आते हैं अभिषेक बनर्जी जी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी जी डायमंड हार्बर सीट से सांसद हैं। ममता बनर्जी जी के बाद वे पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। अभिषेक बनर्जी जी ने टीएमसी के पुराने ढर्रे को बदलकर उसमें डेटा, मॉडर्न इलेक्शन मैनेजमेंट और प्रोफेशनल एजेंसियों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। बंगाल की राजनीति में विपक्ष के कड़े हमलों और केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना करते हुए भी उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन को बिखरने नहीं दिया है। युवाओं और महिलाओं के बीच उनकी पकड़ काफी मजबूत है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय राजनीति में बहुत मायने रखती हैं और इन सीटों पर टीएमसी का प्रदर्शन पूरी तरह से अभिषेक बनर्जी चुनावी रणनीति पर निर्भर करता है। 2029 में भी निश्चित रूप से पूर्वी भारत के सबसे बड़े प्लेयर होंगे। बंगाल के संगठनात्मक ढांचे को देखने के बाद अब चलते हैं सुदूर दक्षिण के उस राज्य में जहां एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी पारंपरिक राजनीति की दीवारों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। नंबर 4 पर आते हैं के अन्नामलाई जी। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई जी पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति का कठिन रास्ता चुना। तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां दशकों से द्रविड़ राजनीति का वर्चस्व रहा है, वहां अन्नामलाई जी ने बीजेपी को एक मुख्य चर्चा का विषय बना दिया है। उनकी एन मड एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग पदयात्रा ने राज्य में काफी सुर्खियां बटोरी थी। भले ही चुनावी नतीजों में बीजेपी को वहां वैसी बड़ी सफलता ना मिली हो जैसी उत्तर भारत में मिलती है, लेकिन अन्नामलाई जी ने पार्टी के वोट शेयर में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वे सीधे फाइलों और तथ्यों के साथ राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार की आरोप लगाते हैं, जो युवाओं को काफी अपील करता है। 2029 के चुनाव में दक्षिण भारत में बीजेपी के विस्तार की योजना अन्नामलाई जी के बिना अधूरी है। तमिलनाडु के इस जमीनी संघर्ष के बाद अब सीधे प्रवेश करते हैं उत्तर भारत की उस राजनीति में जहां का एक एक फैसला सीधे दिल्ली के सिंहासन को प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे टॉप 3 नेताओं की। नंबर 3 पर आते हैं तेजस्वी यादव जी। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इस समय बिहार विपक्ष की धुरी हैं। लालू प्रसाद यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी जी ने अपनी पार्टी का पैटर्न बदला है। उन्होंने पारंपरिक जातिगत बयानों से आगे बढ़कर रोजगार, स्वास्थ्य और सरकारी नौकरियां जैसे बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ना शुरू किया। बिहार सरकार में रहते हुए बड़े पैमाने पर शिक्षकों और अन्य विभागों में नौकरियां देने का क्रेडिट उनकी पार्टी मजबूती से लेती है। तेजस्वी यादव जी के पास बिहार में एक बहुत बड़ा और वफादार वोट बैंक है, जो हर चुनाव में उनके साथ खड़ा दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बिहार की 40 सीटों का गणित तेजस्वी यादव जी के रुख के बिना तय नहीं हो सकता। 2029 के आम चुनाव में विपक्षी गठबंधन के भीतर वे सबसे वजनदार चेहरों में से एक होंगे। बिहार के इस मजबूत वोट बैंक के बाद अब चलते हैं वीरों की भूमि राजस्थान में, जहां का एक युवा नेता अपनी शालीनता और वफादार यूथ बेस के लिए पूरी देश में जाना जाता है। नंबर 2 पर आते हैं सचिन पायलट जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी की गिनती देश के सबसे लोकप्रिय युवा नेताओं में होती है। राजस्थान में विशेष रूप से गोजर समुदाय और सामान्य युवाओं के बीच उनका जमीनी प्रभाव बहुत गहरा है। पायलट जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भाषा की शालीनता और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना है। पार्टी के भीतर कई उतार चढ़ाव और आंतरिक संघर्ष को देखने के बाद भी जनता के बीच उनकी साख कम नहीं हुई है। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय हैं। 2029 के चुनाव में जब हिंदी पट्टी
यानी हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ मजबूत जमीन तैयार करनी होगी। तब सचिन पायलट जी का चेहरा और उनकी मास अपील पार्टी के लिए सबसे बड़ा एसेट साबित होगी। अब बात करते हैं उस नंबर 1 युवा नेता की, जिसने हाल के राष्ट्रीय घटनाक्रमों में अपनी उपयोगिता और राजनीतिक ताकत को 100% साबित करके दिखाया है। नंबर 1 पर आते हैं चिराग पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान जी इस समय देश की राजनीति के सबसे प्रभावी युवा चेहरे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बिहार में जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, उन सभी पर जीत हासिल की। यह 100% का स्ट्राइक रेट उनकी राजनीतिक परिपक्वता को दिखाता है। अपने पिता रामविलास पासवान जी के निधन और पार्टी के भीतर हुए विभाजन के बाद चिराग पासवान जी ने अकेले अपने दम पर पूरे बिहार की यात्रा की और अपने कोर पासवान दलित वोट बैंक को एकजुट रखा। आज वे केंद्र की एनडीए सरकार के एक बेहद महत्वपूर्ण और वफादार सहयोगी हैं। उनका पहनावा, बात करने का आधुनिक तरीका और सीधे जनता से जुड़ने का अंदाज उन्हें आज के युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय बनाता है। 2029 के आम चुनाव में गठबंधन की राजनीति और सीटों के मोल तोल में चिराग पासवान जी का कद सबसे ऊपर रहने वाला